हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अब तो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज हमारी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाले जो इतने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं IELTS एस्पायरेंट्स के लिए, PRT स्पेशल एजुकेटर्स के लिए एंड TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए, ठीक है, जो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 के साथ। एंड फ्रेंड्स, मैं डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ टेलीग्राम पर भी। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसका नेम आपको साथ साथ आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू भी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 4 के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंग्जाइटी इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू, मतलब कि एंग्जाइटी जिसे हम लोग चिंता बोलते हैं, ठीक है, चिंता, घबराहट, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? चिंता आमतौर पर किसका कारण है? ठीक है, किस वजह से होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। प्लान्ड लाइफस्टाइल, नियोजित जीवन शैली। देखिए जी, अगर प्लान्ड ही होगी लाइफस्टाइल तो चिंता किस बात की, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स होगी तो भी एंग्जाइटी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। इसके बाद है फॉल्टी अडॉप्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव को गलत तरीके से अपनाना। ठीक है जी, स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब कि तनाव और स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा उस पर हावी हो जाना, ठीक है, तो उसको गलत तरीके से अपना लेना अपनी लाइफ में, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे ही कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि देखने से ही पता लग रहा है ऑप्शन इसका आंसर है फॉल्टी, मतलब कि गलत। किसके तरीके कि आपने गलत तरीके से अपना रखा है, किसको? तनाव को। ठीक है, आपके ऊपर जो भी स्ट्रेस है उसको भी आपने गलत तरीके से अपना रखा है, तो चिंता का वो एक मुख्य कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने VI वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था स्नेल चार्ट के बारे में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जो हम लोग जैसे आई टेस्ट कराने जाते हैं तो एक बॉक्स टाइप होता है ना, जिसमें लाइट जलती है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल चार्ट बोलते हैं। और ये जो स्नेल चार्ट होता है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो ये हरमन स्नेलर के द्वारा इन्वेंट किया गया है। याद रखिएगा, उनका जो सरनेम है, मतलब जो नाम के पीछे जो सरनेम लगता है उसके पीछे भी स्नेलर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि स्नेलर चार्ट का प्रयोग किया क्यों जाता है? किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है? विजुअल फील्ड को नापने के लिए किया जाता है। क्या हम विजुअल फील्ड नापते हैं, विजुअल इक्विटी नापते हैं, तीक्ष्णता, या फिर IQ असेसमेंट करते हैं, या फिर हर चीज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम IQ नहीं नापते हैं इससे, और एक चीज़ और याद रखिएगा, हम विजुअल फील्ड भी नहीं नापते हैं इससे। हमारा जो सही आंसर है वो है विजुअल इक्विटी, मतलब कि तीक्ष्णता। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। जब मैं रीड करती हूँ वर्ड्स तो कभी कभी गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं, तो मतलब जितनी भी मेरी सारी एजुकेशन थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं अगर कभी भी हिंदी को थोड़ा गलत उच्चारण कर दूँ तो प्लीज़ उसको दिल पे मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ विजुअल इक्विटी, मतलब कि दृश्य तीक्ष्णता नापता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट सेट फॉर द सर्विस ऑफ पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो हेयरिंग इम्पेयर जो लोग होते हैं उनके लिए जो एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि काम करता है शिक्षा के लिए और पुनर्वास के लिए। किन की बात की जा रही है? हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों की जा रही है, मतलब कि श्रवण बाधित लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, इनको बधिर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्या देखना है? पीछे के 2 वर्ड्स देखने हैं, पीछे के 2 वर्ड्स देखने हैं। अब देखिए, इसमें से एलिमिनेट कैसे करेंगे? VD विजुअल डिसेबिलिटी, MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अपने आप ही ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। हमारे पास बचता है AYJ NI SHD, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कभी ऑप्शन भी ना आए, सिर्फ पीछे के 2 लेटर्स देखिएगा, ठीक है, उसी से ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद वाला ऑप्शन इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक वर्ड ना आपके सामने डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आएगा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, बेंचमार्क ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी हम किसको कहेंगे? देखिए आपका ना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपकी विकलांगता की एक परसेंटेज दी जाती है, जो विकलांग व्यक्ति है उसको एक परसेंटेज दी जाती है कि भाई इसमें इतना परसेंट डिसेबिलिटी है, इसमें इतने परसेंट विकलांगता है। ठीक है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? मतलब कि जितनी भी हमारी डिसेबिलिटी की जितनी भी सेवाएं हैं या फिर डिसेबल लोगों को जितने भी राइट दिए जाते हैं या फिर जितने भी उनके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, वो सब उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 1% से ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट इसका आंसर है 40% लॉस। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कोई विकलांगता है, ठीक है, उस विकलांगता को आप टेस्ट करवाने के लिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको 1% लिख के देते हैं कि आपको इतने % डिसेबिलिटी है या विकलांगता है। ठीक है, तो यदि आपकी वो परसेंट 40% से ऊपर है तो आप डिसेबल लोगों के अंदर आओगे, विकलांग व्यक्तियों के अंदर आओगे। ठीक है, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक विकलांग व्यक्ति को हमारे देश के अंदर दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, बट अगर आपकी 40% से नीचे की डिसेबिलिटी हुई, 40% से नीचे का अगर नुकसान हुआ, अगर डॉक्टर ने लिख के दे दिया, मान लीजिए 35% आपको नुकसान है, तो आपको एज सच कोई भी इसकी सुविधाएं नहीं मिलेगी और आपको एक तरीके से डिसेबल भी नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता क्या है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? देखिए जी, एक हमारा एक्ट आया था, ठीक है, उस एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि इतने से इतने साल तक के बच्चे जो हैं, कंपलसरी मतलब कि अनिवार्य और फ्री मतलब कि निःशुल्क उनको जो शिक्षा दी जाएगी, तो वो कौन से एज के बच्चों के लिए कहा गया था? वो कहा गया था आपके 7 से 14 वर्ष या 14 वर्ष तक, या फिर 6 से 14 वर्ष तक, या फिर अप टू 10 ईयर्स मतलब कि 10 साल तक। देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक तो फ्री एजुकेशन, दूसरा कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये अगर किसी भी एज में एडमिशन लेने आते हैं, मान लीजिए 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, इनको स्कूल के द्वारा मना नहीं किया जा सकता कि नहीं हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो अनिवार्य है और निःशुल्क भी है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आगे चले। देखिए द फुल फॉर्म ऑफ IEDC, देखिए IEDC की मैंने आपको फुल फॉर्म शायद पहले भी बताई थी, बट एक बार आप फिर से सुन लीजिए। IEDC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जी हाँ, तो फ्रेंड्स इसके बाद है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन। नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर डिस्टर्ब चिल्ड्रन। देखिए जी, ना तो इस फुल फॉर्म में डिस्टर्ब चिल्ड्रन का हम लोग यूज़ करते हैं, ना ही हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेटेड। नन ऑफ द अबव, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है मतलब कि इंटीग्रेटेड, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, ब्लाइंड चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड थ्रू, नेत्रहीन बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ब्रेल। मैंने आपको बताया था, जो डॉट्स होते हैं जिस पे वो लिखते हैं, ठीक है, जिस पे वो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, ये बी बना दिया, ठीक है, जिस पे वो लिखते हैं इसको क्या बोली जाती है? ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है इसको, और इसको इन्वेंट किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो उनको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल के द्वारा पढ़ाया जाता है। जी हाँ, टैक्टाइल मतलब कि स्पर्शनीय, जिसको हम छू के देख सकें। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमें शेप्स पढ़ानी है तो ट्राइंगल का एक कार्डबोर्ड काट लो, मतलब कि एक गत्ता टाइप काट लो, ठीक है, या फिर ट्राइंगल का कुछ भी आप एक बॉक्स ले सकते हो, स्क्वायर का कोई एक बॉक्स ले सकते हो, उसको सर्कल बताने के लिए उसका एक सर्कल शेप में कोई कार्डबोर्ड काट लो, कोई गत्ता काट लो, और उससे स्पर्श करके उनको पहचान करवाओ कि देखिए ये जो है वो स्क्वायर है,
वो देखेंगे कि हाँ इसमें 4 कोने हैं, बिल्कुल सीधे हैं, एक जैसा साइज़ है। फिर वो अगर सर्कल का देखेंगे तो सर्कल में भी वो देख पाएंगे कि इसमें कोई भी जो है वो किनारे नहीं है, एज नहीं है, ठीक है। तो स्पर्शीय, जी हाँ, जब हम एक एप्पल के बारे में पढ़ाते हैं उन्हें, तो हम मान लीजिए हम दूर से ही बोले जा रहे हैं ये है सेब, ये है सेब, उनको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है सेब, तो उनको स्पर्श करके दिखाना पड़ेगा, हमें उनको खिलाकर भी दिखाना पड़ेगा, उनको स्पर्श करवाना पड़ेगा कि जी ये है सेब, ठीक है। इसके बाद दोनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं। ऑडिटरी मतलब कि श्रवण करवा के। देखिए नेत्रहीन बच्चों की मतलब नेत्रहीनता ही तो होती है, दृष्टिहीनता ही तो होती है, सिर्फ वो विजुअली इम्पेयर्ड ही तो होते हैं, तो उनका जो हेयरिंग सेंस है उसका हमें भरपूर यूज़ करना चाहिए हर एक टीचर्स को, क्योंकि वो श्रवण करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, देखिए जी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए जी फिर से आ गया है हमारा, अब बताइएगा वीडी का मतलब है यहाँ पे किससे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। NIEPVD वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? देखिए जी NIEPVD की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको मेंशन किया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो मुझे लगता है कि ये आंसर आपको पता होना चाहिए। तो 1989, 1990, 1991 या फिर 1988? देखिए जी इसका सही आंसर है 1988, ठीक है जी, नहीं भूलेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एक्ट मेड फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए, भारत में पहली बार विकलांगों के लिए बनाया गया पहला अधिनियम, मतलब कि पहली बार बनाया गया पहला अधिनियम किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए, आपके GS वाले सेक्शन में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट, RCI एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। मैंने आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट बता दिया था कब आया था। तो जो हमारा सबसे पहला एक्ट बनाया गया था किसके लिए? डिसेबल लोगों के लिए था, वो था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। इस एक्ट के तहत जितने भी 18 वर्ष से नीचे के बच्चे थे और उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इनको क्या किया गया था कि इनका अलग अलग जगह पे सेंटर्स खोले गए थे, हॉस्पिटल्स खोले गए थे। तो उन हॉस्पिटल्स में जाके जो भी इलाज इन लोगों को दिया जा सकता था वो इलाज इन लोगों को दिया जाता था। तो ये इस एक्ट के तहत दिया जाता था। किन लोगों के लिए ये एक्ट था? सिर्फ जो मेंटली हैंडीकैप थे, ठीक है, मेंटली इल थे, उन लोगों के लिए ये एक्ट था, सिर्फ मेंटली इल लोगों के लिए, ठीक है, और कोई भी डिसेबिलिटी वालों के लिए ये वाला जो एक्ट था वो काम नहीं करता था, ठीक है जी, याद रखेंगे। तो ये उनको दवाइयाँ प्रदान करते थे, उनको बताते थे कि इनकी देख रेख घरों में कैसे करनी है, और अगर कोई दवाई किसी को दी जा सकती है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो ट्रीटेबल है, तो उनके लिए ये लोग जो हैं हॉस्पिटल्स वाले ये अलग अलग उपचार जो हैं वो करते रहते थे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है ये 1912 में आया था, ये भी याद रखिएगा। कब आया था? 1912 में आया था, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा, इसके बाद आपका जो एक्ट था वो आया था RCI एक्ट, ठीक है। RCI के बाद आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बाद आया था द नेशनल ट्रस्ट एक्ट, याद रखेंगे। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, उसके बाद RCI एक्ट, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसके बाद द नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ठीक है जी, भूलिएगा मत। आगे चलते हैं, पर सबसे पुराना एक्ट यही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस लेवल ऑफ हैंडीकैप इज एट, देखिए जी ये मैंने आपको बताया था, डिस्टर्बेंस लेवल होती है, इम्पेयरमेंट की अलग होती है, डिसेबल की अलग होती है, एंड हैंडीकैप की अलग होती है, ठीक है। तो आपसे इस वाले क्वेश्चन में हैंडीकैप के डिस्टर्बेंस लेवल के बारे में पूछा जा रहा है, परेशानी का लेवल पूछा जा रहा है कि किस लेवल पे होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ऊपर ऑप्शन देखते रहिएगा, ऊपर जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, उसको आप देखते रहिएगा ऐसे, हैंडीकैप, ठीक है। हैंडीकैप मैम ने क्या बताया था जी? एक तो था ऑर्गन लेवल मतलब कि अंग स्तर, सोशल लेवल मतलब कि सामाजिक स्तर, पर्सनल लेवल मतलब कि व्यक्तिगत स्तर, और साइकोलॉजिकल लेवल ये तो मैम ने बताया ही नहीं था, तो ये हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हुई चलूँ, इम्पेयरमेंट जो डिस्टर्बेंस लेवल था वो मैंने आपको किसका बताया था? ऑर्गन लेवल पे, ठीक है, अंग स्तर पे। उसके बाद जो डिसेबिलिटी थी वो मैंने आपको बताया था पर्सनल लेवल पे, तो ये भी कटता है, ठीक है। बट जो हैंडीकैप था वो मैंने आपको बताया था सोशल लेवल पे, ठीक है।
ठीक है, तो सही आंसर है सोशल लेवल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी, श्रवण दोष हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है श्रवण दोष? देखिए, HI वाली वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दी थी, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बाइलेटरल और यूनिलेटरल, द्विपक्षीय या फिर एक तरफा, ठीक है, मतलब कि एक कान में ही या फिर दोनों कान में भी हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, हो सकता है, या तो एक कान भी बहरा हो सकता है या फिर दोनों कानों में भी श्रवण की जो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद प्रीनेटल और पोस्टनेटल, जी हाँ जी, ये भी मैम ने बताया था, जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कान बहना शुरू हो गया किसी दवाई की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो पोस्टनेटल भी हो सकता है, मतलब कि जन्म के बाद भी हो सकता है। और प्रीनेटल भी हो सकता है, माँ की मतलब गलत आदतों की वजह से भी हो सकता है, बच्चे में ऑक्सीजन ना जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, माँ को कोई फीवर आ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हुआ। इसके बाद सी ऑप्शन आता है कंप्लीट लॉस और हार्ड ऑफ हियरिंग। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप की हियरिंग होती है। कंप्लीट लॉस भी होता है जिसको हम बोलते हैं डेफ, और हार्ड ऑफ हियरिंग भी होता है, मतलब कि इनमें थोड़ी बहुत श्रवण शक्ति जो होती है, श्रवण शक्ति जो है वो होती है इन लोगों में। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊंची जो आवाज़ें होती हैं ये सुन पाते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर सारी ही चीज़ें आती हैं, एक कान का भी हो सकता है, दोनों कान का भी हो सकता है। ठीक है, जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के पश्चात भी हो सकता है। इसके बाद कंप्लीट डेफ भी हो सकता है, हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन न्यूबॉर्न, नवजात शिशु में बौद्धिक अक्षमता का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको आईडी वाली वीडियो में कह लीजिए, या फिर आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो बताया हुआ है। देखिए, ओवर ईटिंग ऑफ मदर, माँ का अधिक भोजन, मैंने ये बताया था, याद करिए, रिकॉल करिए। एक्सेसिव ड्रग्स, अत्यधिक दवा, जी हाँ, ये तो मैम ने बताया था कि ड्रग्स की वजह से जो है बच्चे में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। लेस एक्टिव मदर, कम सक्रिय माँ, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था मैम ने। नन ऑफ द अबव, तो ये वाला 3 ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। माँ कम खा रही है, ज़्यादा खा रही है, बल्कि ऐसा देखा गया है कि तब कि जब बच्चा गर्भ में होता है, वूम में होता है, तो माँ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, इसलिए वो जो फ्रूट्स नहीं भी खाती ना वो भी खा लेती है। ठीक है, तो अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखती है, इस वजह से कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, बट उससे कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आती कि उसके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो जाए। ठीक है, लेस एक्टिव मतलब कि कम सक्रिय मदर, देखिए कम सक्रिय या फिर ज़्यादा सक्रिय का कोई इसमें मतलब नहीं बनता, क्योंकि किसी किसी का प्रेगनेंसी जो शेड्यूल होता है वो ऐसा होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो मदर्स को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं कि आपको ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहना है, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर निकल के आता है, वो है अत्यधिक दवाएँ। ठीक है, जितनी दवाएँ आपको बताई जा रही हैं सिर्फ उतनी ही दवाएँ ली जाएँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ADHD कैन बी रिजल्ट इनटू, देखिए जी, ADHD की तो सबसे पहली बात फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, कैन रिजल्ट इनटू, देखिए इसका परिणाम क्या हो सकता है, मतलब एक बच्चे को ADHD है, ठीक है, ADHD की वजह से और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्या अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा ही सक्रिय है, एक्टिव है, तो इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। ऑटिज़म हो जाएगा? नहीं। ऑटिज़म के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म होना होता है तो वो 3 वर्ष से पहले ही उसमें आ जाता है, पहले ही दिखने शुरू हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, उसके बाद तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, 3 साल से पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हीमोफीलिया देखिए, ये हमारी हीमोग्लोबिन आप लोगों ने सुना होगा हमारे ब्लड में होता है, तो ये हीमोफीलिया, बस ये याद रखिएगा, ये ब्लड का डिसऑर्डर है, ये हमारे रक्त से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जी हाँ, हमारा जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि अटेंशन डिफिसिट है, बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रहा है। मान लीजिए मैम ने, टीचर ने या फिर पेरेंट्स ने उसको बोला है अटेंटिव रहो, अटेंशन रख कर पढ़ो, अगर बच्चा अटेंशन ही नहीं दे रहा है पढ़ाई पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर अपनी अटेंशन की दिक्कत की वजह से, अटेंशन ना दे पाने की वजह से वो क्या है, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा, ना ही वो मैथ्स कर पाएगा, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यही था आज का आपका सेशन। इसमें करीबन हमने आज 15 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। कल से मैं कोशिश करूँगी कि 20 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में डालूँ। ठीक है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 20 क्वेश्चंस तैयार कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से इस वाली सीरीज़ में हम लोग 20 क्वेश्चंस करें।
ठीक है, आज फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। बाकी आज ही मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी जो कि होगी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, उसकी सीरीज़ भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स तैयारी करते रहें कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बिल्कुल भी बीमार मत पड़ जाइएगा। वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, है ना। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए, बाहर का मत खाइए, ठीक है। और पेपर से पहले प्लीज़ कोई भी बीमार मत पड़ जाना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट, बाय बाय।